नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी न्यूज रूम में। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नेता से कराएंगे जिन्होंने अपनी राजनीतिक जो सफर रहा है उसकी शुरुआत अपने छात्र जीवन से ही कर दी थी। अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत एबीवीपी से की इन्होंने और उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद को भी इन्होंने शोभित किया। 2 बार लखनऊ के मेयर रहे। भारी मतों से विजयी होने के नाते इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल रहा। 2017 में जब भाजपा की सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाला। तो आज हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार लखनऊ के मेयर रहे हैं और वर्तमान में आप राज्यसभा सदस्य हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है आपका। 2 बार आप मेयर रहे, उसके बाद आप उप मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के। एक लंबा अनुभव रहा है। अब आप राज्यसभा सदस्य हैं। कितना बड़ा फर्क देखते हैं? क्या कुछ जो बदलाव है वो अब आपको दिखाई देते हैं? माननीय अटल जी के समय लड़ा था मैं, दूसरी बार वो बीमार पड़े और उसमें बीजेपी की जो चुनावी जीत का सिलसिला था वो कम था और 7 में से 6 सीटें हम लोग लखनऊ में हार गए थे। और उसी के 1 महीने बाद मेरा चुनाव था और चुनाव में भी सेकेंड टर्म में एंटी इनकम्बेंसी होता है कि माननीय अटल जी बीमार पड़े हुए थे और मैंने चुनाव में ये निश्चय किया कि मैं 8 बजे के बाद प्रचार नहीं करूंगा, किसी नेता की सभा नहीं लगाऊंगा, वहां किसी से चंदा नहीं लूंगा, कार्यालय नहीं खोलूंगा और 2 गाड़ी के अलावा और गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई सभा नहीं होगी, झंडा बैनर होल्डिंग नहीं होगी। तो ऐसा कठिन निर्णय, लोग यही बोलते थे कि जमानत जब्त निश्चित है, लेकिन यहाँ के मतदाताओं की कृपा थी और ईश्वर की अनुकंपा थी कि लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सीट का। और फिर मोस्ट ऑनरेबल मेयर का भी दर्जा मुझे 72 संभवतः 74 देश थे। जेरूशलम इजराइल में अमेरिका द्वारा मेयर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। 3 दिनों में परफॉर्मेंस के आधार पर वो देते हैं ये, तो वो मुझे प्राप्त हुआ और ये सफर आगे चला और मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। माननीय अमित शाह जी ऐसे कुशल नेतृत्वकर्ता के साथ में मैं उपाध्यक्ष रहा और उसी समय मुझे जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का है उसका कन्वीनर बनाया गया और ये भी ईश्वर की अनुकंपा थी और अमित शाह जी और मोदी जी का मार्गदर्शन था कि मैं संयोजक था। उसी समय बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इन दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में बनी। 11,57,00,000। ठीक है। मैं गुजरात का प्रभारी बना जी। कि वर्तमान में आप महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। अगर सीटों के तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं और वहाँ के आप प्रभारी हैं और एक बड़ा जो सियासी समीकरण है वो वहाँ पर बदला भी है। तो किस तरह की चुनौती वहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपके लिए वहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। आप किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप में चुनाव तो चुनौती है ही है। चुनाव का जीवन का हर मोड़ एक चुनौती को देता है और व्यक्ति उसका अगर सामना दृढ़ता पूर्वक करता है तो सफलता भी मिलती है। माननीय मोदी जी का नाम पूरा देश में इसमें मोदी मैजिक चल रहा है और इस मोदी मैजिक का असर महाराष्ट्र में भी पर्याप्त है। जो मोदी लहर है उसका लाभ वहाँ बीजेपी को भी और बीजेपी की जो मित्र पक्ष हैं शिवसेना शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी, हम लोगों को महायुति कहलाती है और महायुति ने एकजुट होकर हम सब ने ये प्रयत्न किया कि हम लोग एकजुट होकर मिलकर लड़ेंगे। और मैंने एक नारा दिया था कि बीजेपी पूरे 48 सीटों पर लड़ रही। कुल 48 सीटें थी, उनमें से 28 पे हम लोग लड़ रहे थे, 15 पे शिवसेना शिंदे और बाकी पे एनसीपी लड़ रही थी। वहां हम लोगों ने पूरा चुनाव की रणनीति के आधार पर संभाला। एनसीपी का भी जहाँ लड़ रहे थे वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया, यानी मिलकर हमने काम किया और विपक्ष बिखरा हुआ रहा। शरद पवार जी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए और मैं आज कह रहा हूँ कि इतना बड़ा राजनीतिक बारामती जो उनका गृह क्षेत्र है वहां उनकी बेटी चुनाव हार रही है और एनसीपी के अजीत पवार की श्रीमती जी वहां पर चुनाव जीत रही है।
ठीक है, एक और यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपने विभिन्न राज्यों में काम किया है। गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो किया ही है। किस तरह का जो बदलाव है, मतलब किस तरह का जो फर्क है वो आपको नजर आता है अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो, क्योंकि वर्तमान में आप वहीं के प्रभारी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी में मेरा जाना हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक जो एक समीकरण पूरे देश में एक वातावरण बना है वो विश्वसनीयता का बना है, परफॉर्मेंस का बना है। जो विभिन्न प्रकार के समीकरण लोग बनाते रहे, जाति का आधार, धर्म का आधार, उस पर मैं समझता हूँ कि जनता का प्रहार विकास का प्रहार है और उसको देखने में सहज भाव में मिला है। एक सकारात्मक भूमिका पब्लिक की मिली और इस चुनाव को पब्लिक ने स्वयं लड़ा है। अभी तक का जितने भी हमारे चरण हुए, 1-2 चरण बाकी हैं और मैं समझता हूँ कि इनमें मैंने एक रूपता और एक सम्मान देखा है प्रधानमंत्री के प्रति, क्योंकि नेताओं के प्रति अगर दूसरा चुनाव होता है तो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी थी। और जिस तरीके से लोग उनकी सभाओं में, महाराष्ट्र में तो 1-2 जगह हम लोगों ने बहुत 30-40 हजार लोगों की सभा का इंतजाम किया और आयोजक समझ ही नहीं पाए, वहां पर लाखों की भीड़ हो गई। ये मोदी मैजिक है। चलिए वापस उत्तर प्रदेश पे आते हैं। अगले 2 चरण में पूर्वांचल की 27 सीटें हैं और कहा जाता है कि पूर्वांचल में जो दल या गठबंधन मजबूत होता है वो सरकार बनाने में उसे मजबूती देता है। तो किस तरह का आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि पूर्वांचल में क्या कुछ रहने वाला है। 2014 और 2019 के अगर आंकड़े आप देखोगे तो पूर्वांचल जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हो बीजेपी के लिए शुभांकर बन के आया है और इस बार तो और बेहतर परिणाम की अपेक्षा, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बेहतर परिणाम की अपेक्षा इन्हीं जो 6वां और 7वां चरण है, इसमें मैं समझता हूँ कि विपक्ष को शायद ही एक सीट मिल जाए, कि उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, राजनीतिक सवाल तो आपसे हो गए, वो सभी जानते हैं, लेकिन अब थोड़ा आपकी जिंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो पूछते हैं। आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, आपने 6 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। क्या इस राजनीतिक सफ़र के दौरान किस तरह से आप वक्त निकाल पाते हैं लेखन के लिए, और अब बढ़ती हुई अपनी व्यस्तता के साथ क्या किस तरह से आप जो अपनी लेखनी है उसको जारी रख पाते हैं? क्या आगे का कुछ फ्यूचर प्लान भी है बुक्स लिखने को लेकर? लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में भी पढ़े लिखे लोग आने चाहिए और राजनीति की जो सूचिता है, पारदर्शिता है, तब बन सकती है जब राजनीति में चाहे कोई भी दल हो, उसमें जो समझदार या एक राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना वाले और पढ़े लिखे लोग आएंगे। मैं नेता सदन रहा और मानी विधान परिषद में, मानी योगी जी विधानसभा में नेता सदन थे, उनका मार्गदर्शन मिलता था। हम लोग कुल 7 थे और विपक्ष 93 की संख्या में था, लेकिन पूरे 5 साल हमारे सारे प्रस्ताव पारित हुए। जाहिर सी बात है विपक्ष का अप्रत्यक्ष रूप में चाहे अनचाहे में मुझे सहयोग मिला होगा। मेरा यही कहना है कि राजनीति में कटुता, राजनीतिक वक्तव्यों, राजनीतिक नीति और नीति तक रहना चाहिए। सिद्धांतों के अलावा जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें लोगों का एक दूसरे के प्रति मिलना, मिलाना, जानना, ये भी बड़ी चीज होता है। बिल्कुल, आपने धार्मिक प्रवृत्ति की बात की। मुझे पता लगा है कि आप बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं और एक ऐसा वाकया भी हुआ है आपके साथ जिसमें बजरंगबली का कोई दूत आपके पास आया। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के साथ ये वाकया आप शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कम लोगों को पता होगा। मैं पैदा हुआ तो मंगल था जी। मैं लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर बना, मंगल था जी। युवा मोर्चा का 3 बार अध्यक्ष बना, सब मंगल था। मेयर बना 2 बार, मंगल था। डिप्टी सीएम बना तो सूचना मुझे मंगल की ही थी। आप जिन घटनाओं की बात कर रही हैं उन दिनों थोड़ा समय था मेरे पास जी। मैं कई जगह गया तो एक बंदर आके अपने मुंह पर हाथ रख के बैठ जाता था और वो सुनता था जी। तो उन लोगों ने उसका वीडियो बनाया जी। लेकिन वो सहज प्रवृत्ति हो सकती है और मैं उसको ईश्वरीय चमत्कार का नाम तो नहीं दूंगा जी। लेकिन ईश्वर है ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसके सारे काम सकारात्मक होते हैं जी। और मेरे जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास का जो भाव रहा, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा और मुझे जो भी उपलब्धि मिली, मेरे जो मार्गदर्शक थे नेतागण,
मुझे बुलाकर दिया। जी। एक और वाकया है आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वाकया भी है। यहाँ पर ऐशबाग रामलीला मैदान है, आपके बुलाने पर, जब आप यहाँ पर मेयर थे और प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, आपके बुलाने पर वो यहाँ आए, उनका स्वागत सत्कार तमाम जो चीज़ें थी वो आपने की। और जो कुछ, और पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री ऐशबाग रामलीला मैदान में आए थे, और उसके बाद 2017 में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी और आप उप मुख्यमंत्री बने। क्या इन दोनों के बीच भी कोई एक बड़ा कनेक्शन है? क्या था वो वाकया? कनेक्शन तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभवतः 94-95 का दौर रहा होगा, उससे आधा साल पहले है बात का। वो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे और युवा मोर्चे के प्रभारी थे, और मैं युवा बीजेपी यूथ का मैं अध्यक्ष रहा। तो उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का, सीखने का अवसर काफी समय मिला। उनके साथ काफी दौरा मैंने किया साथ में, उनसे काफी कुछ सीखा। उसके बाद वो जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने मुझे मेयर कॉन्फ्रेंस को गांधीनगर में महात्मा मंदिर में करने के लिए कहा, और मैंने लगातार कई साल मेयर कॉन्फ्रेंस में मेरा की नोट एड्रेस रहता था। और उसके बाद मुझे गुजरात का प्रभारी बना दिया गया। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, गुजरात का प्रभारी था, सदस्यता अभियान का प्रभारी था, और लखनऊ का महापौर था, और लखनऊ के महापौर के साथ साथ महापौर परिषद उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी था। तो इतने सारे दायित्व एक साथ कर रहा था। और उसी के दौरान एक बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, मैंने दशहरा आ रहा था, मैंने एक सहज भाव में माननीय प्रधानमंत्री से कहा कि लखनऊ में तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रारंभ की गई रामलीला है ऐशबाग, और उसका दशहरा इस तारीख को है, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा, हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं कह के भूल गया था, लेकिन 4-5 दिन बाद मुझे सूचना मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी आना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। और उनका चरण वहां पर पड़े, और उन्होंने बड़े 15-20 मिनट का समय था, लेकिन वो शायद 1.25 घंटा वहां पर रहे, और पूरे देश को उन्होंने संदेश दिया था। और पहली बार उनका जो जय श्री राम जो उन्होंने उद्घोष किया था हाथ उठा के, और पब्लिक ने उसको रिस्पांस किया था, वो कई दिनों तक पूरे राष्ट्रीय चैनल्स पे चला है। देखिए, आप हमारे स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में आज मौजूद है। हमारे तमाम सहयोगी हैं जो जिनके मन में कई प्रश्न हैं, आपसे पूछना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे जो तमाम सहयोगी हैं उनके कई सवाल हैं। डॉक्टर साहब, अटल जी के साथ आपने काम किया, मोदी जी के साथ का दौर देख रहे हैं, इन दौर में अंतर किस तरीके का देखते हैं आप? अटल जी की गंभीरता को मैंने देखा है, राजनाथ सिंह जी की दृढ़ता को देखा है, कलराज मिश्रा जी का संगठनात्मक पहलू देखा है, कल्याण सिंह जी की राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति मैंने देखी है, और मोदी जी का देश का समर्पण, दृढ़ निश्चय और कार्य को अंतिम परिणति तक ले जाने का साहस मैंने देखा है। अमित शाह जी ऐसे संगठनकर्ता के साथ मैंने संगठन की बारीकियां सीखी हैं। तो योगी जी ऐसा कुशल और दृढ़ निश्चय, निडर मुख्यमंत्री का सानिध्य भी मैंने प्राप्त किया है। सर, इस बार के चुनाव में आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। अभी हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक भी लगा दी, और गिरिराज सिंह ने आज बयान दिया है कि मुसलमानों को दिया गया आरक्षण हिंदुओं पर प्रहार है, और अगर ऐसा होता रहा तो भारत जल्द ही पाकिस्तान बन जाएगा। 2 चीजें क्लियर कर दो आपके माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। बीजेपी, पहली चीज तो मान लीजिए बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है। जो हम गेहूं चावल देते हैं 10 किलो, वो हिंदू को भी देते, मुसलमान को देते, जाति पूछकर नहीं देते। मकान है, हमारा 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा है, हमारा शौचालय है, किसान सम्मान निधि है, जो भी हम सुविधा दे रहे हैं हिंदू को भी वही है, मुसलमान को भी यही। हमारा मतलब है गरीबी सी रेखा से हम हिंदू को भी उठाए, मुसलमान को भी उठाए, एक चीज। अब दूसरा चीज आरक्षण का आता है। आरक्षण में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, वो ये लिखा है कि जात के आधार पर आरक्षण होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा। और जात के आधार पर ओबीसी आरक्षण ऑलरेडी मुस्लिम बंधुओं को मिल रहा है, उस आरक्षण पर बीजेपी को इतराज नहीं है। अब वहां किया क्या गया, जो सामान्य प्रवृत्ति के मुस्लिम भी हैं उन सबको ओबीसी, जो हिंदू ओबीसी है और हिंदू एससी है, उसके कोटे से काटकर सामान्य प्रवृत्ति के मुस्लिम को भी बंगाल में कांग्रेस की, कर्नाटका में कांग्रेस के, आंध्र प्रदेश में
और तमाम जगहों पर ये आरक्षण दे दिया गया है। बीजेपी का ये कहना है कि आपने संविधान का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो विरोध किया है, हम संविधान का उल्लंघन करके धर्म के आधार पर मुस्लिम को आरक्षण नहीं देंगे, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन जो मुस्लिम को ओबीसी के आधार पर, उनको जाति के आधार पर मिल रहा, उससे बीजेपी को इतराज नहीं है। संविधान का जो विरोध तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस या उनके सहयोगी कर रहे हैं, इंडी गठबंधन कर रहे हैं, उस पर हमारी आपत्ति है। चलिए ठीक है, वापस महाराष्ट्र की ओर चलते हैं और महाराष्ट्र से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो भी पूछते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपका एक नया सहयोगी आपको मिला है, MNS, जो राज ठाकरे की पार्टी है। अब इसको लेकर जो विपक्ष है वो ये कह रहा है, ऐसे रिएक्शंस भी आ रहे हैं कि जो उत्तर भारत है उसकी नाराजगी है इसको लेकर। आप इस पर क्या कहेंगे? आप मेरे जो कार्यक्रमों की वीडियो है जी, खासतौर से उत्तर भारतीयों के साथ जी, आप उनको खोल कर देखिएगा। 100 उत्तर भारतीय के अगर वोट है तो 99 वोट बीजेपी को पड़े हैं। ये मान के चलिए, गुजराती जो है, जो उत्तर भारतीय है, जो साउथ का है, जो मारवाड़ी है, जो राजस्थानी है, जो झारखंडी या बिहारी है, इन लोगों के हम नहीं बोलते हैं। शरद पवार जी का कहना है कि 99%, 90% ये लोग गए होंगे, ऑफ द रिकॉर्ड वो ये बोलते हैं। और जहां तक राज ठाकरे जी का है, राज ठाकरे जी के किसी भी वक्तव्य में आप 4 सालों में दिखा दें, उनका कोई भी बयान किसी के विरोध में नहीं आया है। और उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं आप देख सकते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को का आह्वान किया और कहा कि बाला साहब ठाकरे जी यही कहते थे कि सनातन और हिंदुत्व का रक्षण के लिए मोदी भारत के लिए आवश्यक है, भारत की प्रगति के पर्याय बनकर मोदी जी आएंगे। और वो उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने कहा, तो वही बात राज ठाकरे ने अपने बयान में कही है। और फिर जैसा साथ होता है वैसा बात होता है। बिल्कुल। चलिए अब दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली की कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। आप बेहद सरल स्वभाव के, कह सकते बहुत ही एक सिंपल व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। बावजूद इसके अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जो हैं तुरंत हटाए जाएंगे। उन बातों के दौरान आपका भी जिक्र आया था, क्या कहेंगे? ये आपको किसने बता दिया? उनको भाजपा का अध्ययन करना पड़ेगा जी, केजरीवाल जी को। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ किसी को हटाया नहीं जाता। आदरणीय योगी जी शीर्षस्थ नेताओं में से एक है। उनके बारे में ना तो मैं टिप्पणी करूंगा और ना ही मैं कहूंगा कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को टिप्पणी करने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब मिलकर काम करते हैं, योगी जी भी, और ये एक टीम है। तो आप मेरा फेसबुक और ट्विटर उठा के देख लीजिए। एक दिन 25 तारीख को मेरा मंत्रिमंडल का शपथ हुआ था, जिसमें मैं उप मुख्यमंत्री नहीं रहा। 26 तारीख से लेकर और जब तक मैं राज्यसभा का बनने के बाद से आज तक आप कोई दिन का उठा लिए, 5 कार्यक्रम से कम मैंने नहीं किए हैं। कभी श्रमिकों का, कभी शिक्षकों का, कभी विद्यार्थियों का, कभी किसी व्यापारियों का कार्यक्रम करता रहा। बीजेपी में पद का परिवर्तन होता है, दायित्व का परिवर्तन होता है, कोई हटाया नहीं जाता। आप बताइए, अगर मुझे एक दायित्व हटा तो मुझे उससे बड़े दायित्व मिले। मैं राज्यसभा का भी सदस्य हूँ, मैं पूरे देश की लोकसभा की विस्तारक योजना, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लड़ाने की, उसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ और साथ में मैं महाराष्ट्र ऐसे प्रदेश का प्रभारी हूँ। तो उनको मेरे बारे में सोचने बजाय अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी यात्रा अधूरी है। सहयोगी आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल के साथ, ठीक है, तो उसको भी बोलना चाहिए कि लड़की है, पिट सकती है, क्या उसका समर्थन करती है क्या? ठीक है। एक और बयान दिया था उन्होंने कि इस बार जो वोट किए जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल मोदी जी जो हैं वो 75 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो जो भी वोट आप लोग दे रहे हैं वो अमित शाह को दे रहे हैं। अगर कोई अफवाह फैलाने की प्रतियोगिता पूरी दुनिया में होगी तो उसमें आदरणीय केजरीवाल जी और उनके सहयोगी कांग्रेस को पहला नंबर मिलेगा। इन्होंने 400 पार के नारे को कह दिया कि ये तो 400 इसलिए चाहते हैं कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, जबकि 400 के आसपास तुम्हारी पहले भी थी, 350 से ऊपर एनडीए की थी और 40-50 ऐसे सहयोगी हमारे थे जो हमको राज्यसभा लोकसभा में समर्थन करते थे। 400 तो हमारे पास थे, हमने कभी संविधान नहीं बदला। 56 बार इंदिरा जी ने सरकारों को बर्खास्त किया, करीब 20 के आसपास राजीव जी और नरसिम्हा राव जी ने किया, 10-12 बार
मनमोहन सिंह ने किया, ये सब संविधान को उल्लंघन करने वाले लोग थे। और आरोप किस पे लगाया? अफवाह उड़ा के बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। तो मैं यही कहूंगा, इनकी अफवाह पर कोई ध्यान नहीं देता। अब कभी तनाव में होते हैं हम लोग तो कपिल शर्मा शो देखते हैं, और ज्यादा नहीं हुआ तो फिर अरविंद केजरीवाल का बयान देखते हैं और राहुल गांधी जी का बयान देखते हैं, चटापट खटापट तड़ातड़, यही सब देखते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 80 सीटें हैं, पिछली बार 62 जीती थी बीजेपी ने, अब 400 पे आ जाते हैं। 4 जून की शाम को क्या माहौल रहने वाला है? श्री दिवाली मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मनाने की पूरी तैयारी पूरे देश में है। ठीक है, और बचे हुए चरण जो हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा के चरण हैं जी, और जनता के चरण छुए जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो डॉक्टर दिनेश शर्मा से यूपी के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिन पर हमने बात की, तमाम उनकी जिंदगी से जुड़े हुए भी किस्से रहे जिनको हमने समझने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। दिनेश जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेताजी न्यूज रूम में है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।